नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 5 राज्यों में 7 से 30 नवंबर के बीच चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन रही है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के लिए चौथी और छत्तीसगढ़ के लिए दूसरी लिस्ट जारी की गई है। हालांकि राजस्थान में बीजेपी की अब तक पहली ही लिस्ट आई है। राजस्थान में भी पार्टी ने एमपी और छत्तीसगढ़ की तरह सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़वाने का फैसला किया है। तीनों राज्यों में 4 केंद्रीय मंत्रियों समेत 18 सांसदों को मैदान में उतारकर बीजेपी ने मुकाबला खड़ा कर दिया है। बता दें कि साल 2018 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इन तीनों ही राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था। इन सब कारणों की वजह से इस बार पार्टी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। तो वहीं दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दुहाई से गाजियाबाद पहले चरण का उद्घाटन दीपावली तक हो सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसको हरी झंडी दिखा सकते हैं। वहीं गाजियाबाद से मेरठ तक का उद्घाटन मार्च 2024 तक हो सकता है। बता दें कि दुहाई से मेरठ साउथ स्टेशन के बीच करीब 25 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें एलिवेटेड निर्माण कार्य करीब करीब पूरा कर लिया गया है। 70% तक ट्रैक बिछाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से मेरठ तक रैपिड रेल तैयार हो गई है। 70% तक काम पूरा हो चुका है। 70% तक ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही दीपावली तक इसको तैयार कर दिया जाएगा और सीएम योगी इसे हरी झंडी दीपावली तक दिखा सकते हैं। तो बड़ी खुशखबरी गाजियाबाद के लोगों के लिए, जहां गाजियाबाद से मेरठ पहुंचने का अब जो रास्ता है, जो यात्रा है, वो आसान कर दी जाएगी। 70% काम ट्रैक का पूरा हो चुका है और साथ ही साथ दिवाली तक जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। तो 70% तक ट्रैक बनकर तैयार हो गया है। सीएम योगी जल्द ही हरी झंडी दिखाएंगे और ट्रैक आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। गाजियाबाद से मेरठ तक रैपिड रेल तैयार की जा रही है। रैपिड रेल से यहाँ के यात्रियों का जो आना जाना होगा, आवागमन होगा, वो सुविधाजनक हो जाएगा। साथ ही साथ लोग कम समय में ज्यादा दूरी तय कर पाएंगे। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लिए लोगों की जो सुविधा है वो उनके लिए बेहतर हो जाएगी। 70% तक ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही जल्द नवंबर तक इस ट्रैक को पूरा कर लिया जाएगा, ट्रैक के कार्य को। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे हरी झंडी भी दिखा सकते हैं और जल्द से जल्द इन लोगों के लिए ट्रैक शुरू कर दिया जाएगा। लोग जल्द ही अब यात्रा कर सकेंगे। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्रैक को जल्द ही हरी झंडी दिखाएंगे और जल्द ही लोगों के लिए इस ट्रैक को शुरू कर दिया जाएगा। इस ट्रैक का 70% ट्रैक जो है वो कार्य बनकर पूरा हो गया है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अजीत रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, 70% कार्य पूरा हो गया है और कब तक पूरा जो निर्माण कार्य है ट्रैक का वो हो जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अब पूरा जो रैपिड का नक्शा है, पूरा जो स्टेशन है, पूरा जो काम है इसका, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। और लगातार अब बता दें आपको कि लगातार जो आला अधिकारी हैं इस पर नजर बनाए हुए हैं। जो तैयारी है, जो पूरी तैयारी है वो हो चुकी है। आपको बता दें कि चर्चाओं का विषय ये बन रहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री से रैपिड रेल एक्ट का यहाँ पर उद्घाटन भी किया जाएगा। हालांकि ये अभी डिसाइड नहीं हो पाया है कि कब तक ये उद्घाटन किया जाएगा। हालांकि गाजियाबाद की जनता को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें कि गाजियाबाद से मेरठ की जो दूरी है वो कम समय में आदमी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको मिलेगी। और इसी के साथ आपको बता दूं कि आज यहाँ गाजियाबाद में राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने यहाँ का आज दौरा किया है। यहाँ पर पूरी तैयारियों का जायजा लिया है, किस तरीके से तैयारी और निरीक्षण में जो कमियां हैं उनको पूरी करने के लिए आदेश भी दिए हैं यहाँ पर। और इन्हीं के साथ जो गाजियाबाद के प्रशासन आला अधिकारी है वो यहाँ मौजूद थे और उन्हीं के निगरानी में ये सारी तैयारियां जो है वो जुट रही है। और यहाँ पर आपको बता दें कि आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ दौरा लगने वाला है। आपको बता दूं कि वो
पूरे रैपिड एक्ट रेल का यहाँ पर पूरा तरीके से निरीक्षण करेंगे। उसके बाद जो प्रधानमंत्री का जो तारीख है वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। यहाँ पर उद्घाटन उनके हाथ से किए जाने की बात भी कही जा रही है और अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एक हफ्ते के दरमियान ये सारी तो जी बिल्कुल अजीत, अगर बात की जाए रैपिड रेल की, तो इससे पहले का जो समय था, इससे पहले की जो सुविधा थी और इसके निर्माण के बाद की जो सुविधा लोगों को मिलेंगी, उसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? जी देखिए, बिल्कुल एक तो समय बचेगा लोगों का और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ट्रैफिक से निजात भी मिलेगी। इसी के साथ आपको बता दूं कि वो सारी मूलभूत सुविधाएं धीरे धीरे डेवलपमेंट, इसके साथ जो गाजियाबाद और जो दूसरे जो जिला मेरठ जिले को जोड़ने का भी ये काम किया है गाजियाबाद ने। और इसी के साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होगी कि गाजियाबाद की जनता को इसकी वजह से यहाँ पर काफी जो यहाँ के आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया है उनको ये काफी सुविधा मिलेगी, क्योंकि लोगों का कई घंटों का जो सफर है वो कई 40 से 50 मिनट के सफर में तय करके मेरठ जिले में पहुंच पाएंगे। और आपको बता दूं कि यहाँ जाम से निजात लोगों को मिल पाएगी। जी बिल्कुल, जैसा कि अजीत आपने कहा कि काफी सारी सुविधाएं यहाँ लोगों को मिलेंगी, इसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, लोगों का कहना है कि अब धीरे धीरे जिस तरीके से बीजेपी सरकार में बदलाव देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे जो सुविधाएं हैं वो शहरों तक जो पहुंच रही है, इसके लिए भी बधाई के पात्र है। बीजेपी सरकार में जो काम अभी तक हुए हैं वो बड़ी तेजी के साथ शहर में डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, कार्य जो है वो किए जा रहे हैं, उससे जनता भी काफी खुश नजर आ रही है। उसी को लेकर की जनता का कहना है कि कई लोगों से हमने बात भी करने का प्रयास करा, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि इस सरकार में अभी तक जो सुविधाएं और जिस तरीके से डेवलपमेंट देखे जा रहे हैं, ये एक सराहनीय कार्य है सरकार का और इसके साथ हम खड़े हैं। बिल्कुल अजीत, जिस तरह से करीब कार्य पूरा हो चुका है ट्रैक बनाने को लेकर, लेकिन अभी क्या कुछ बचा है जो फाइनल टच जो कहना चाहें हम, उस फाइनल टच में क्या कुछ सुविधाएं हैं जो अभी करनी बाकी है? रैपिड रेल का जो ट्रायल है वो अभी लगातार किया जा रहा है। जिस तरीके से कोई कमियां इसमें नजर आ रही है तो उसको सुधार करने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं, उसको सुधार करने का भी प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी रैपिड रेल का जो ट्रायल है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको सुधारने का भी प्रयास किया जा रहा है। और इसी के साथ जो लगातार जो अधिकारियों की नजर बनी हुई है, उनकी निगरानी में ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो लगभग तैयार हो चुका है। अब उद्घाटन की बारी है, जनता को एक बड़ी सौगात मिलने की बारी है। बिल्कुल, अब अगर रैपिड रेल के बारे में बात की जाए तो किस तरह की सुविधाएं यहाँ यात्रियों को मिलेंगी? देखिए, यहाँ से काफी आसानी हो जाएगी। गाजियाबाद से मेरठ में जाने का रास्ते के लिए पहले लोग सड़क द्वारा या बाइक द्वारा या ऑटो द्वारा या बस द्वारा जाते थे, जिससे काफी समय भी लग जाता था। अब ये समय घट करके लोग एसी के साथ ये जो पूरा सुविधा है वो लोगों तक मिल पाएगी। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो समस्या है गाजियाबाद की, जाम से निजात मिलेगा, क्योंकि जगह जगह पर जाम लग जाता था, उसके कारण काफी लंबे जाम को झेलना पड़ता था। इससे काफी लोगों को रुकावट हो जाती थी या देरी हो जाती थी। उसको लेकर के एक बड़ी राहत है, एक बड़ी निजात है, जो बड़ी सौगात जो है वो बीजेपी सरकार में ये बहुत सारे ऐसे काम जो है वो भी इन्होंने जनरल वीके सिंह का जो दौरा था उनमें इन्होंने ये साफ कर दिया कि अभी आगे का जो भविष्य है वो बाकी है। और दोहाई से लेकर के ग्रेटर नोएडा तक का जो ये रैपिड रेल का नक्शा है, आगे का प्रस्ताव के लिए इन्होंने आगे भी बात करी है। फिलहाल इस ट्रायल को अभी उद्घाटन के बाद आगे का जो प्रस्ताव है वो भी रखा जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि गाजियाबाद की जनता को एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है, जिससे लोग जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक दल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम का चुनाव जीतने के लिए जुट गए हैं। आगामी दिनों में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जहां अपनी पार्टी की प्रचंड जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी ने 5-0 से बीजेपी को क्लीन स्वीप करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की माने तो बीजेपी सरकार के केंद्रीय मंत्री विधानसभा में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इससे साफ झलकता है कि बीजेपी कितनी घबराई हुई है। लेकिन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेशों की जनता पर विश्वास जताते हुए 5 में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में आने की बात कही है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से आप जानते हैं कि एक उस मूड में रहती है पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे, जनता के विश्वास के दम पे, और जो हमारी वहाँ मध्य प्रदेश में सरकार रही है और उसके साथ साथ माननीय मोदी जी का जो चेहरा हमारे सामने है, जिस प्रकार से देश के अंदर काम हो रहे हैं, तो ये जो 5 राज्यों में हमारे संगठन ने बहुत गंभीरता से भी शुरू से लिया है। तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कम से कम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो सरकारें हम कार्यकर्ताओं के दम पर, विकास कार्य के दम पे हमारी आएगी, लेकिन दूसरे राज्यों में भी हमारी स्थिति अच्छी हो, इसके लिए हमारा संगठन हमेशा लगातार लगा हुआ है, सक्रिय है। तो मैं तो स्वागत कर रहा हूँ चुनाव में, और आने वाला रिजल्ट जनता हमारे ही पक्ष में देगी, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का 5 राज्यों के चुनाव सामने है और मुझे लगता है कि इस बार 5-0 होने वाला है। कांग्रेस 5 के 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा लड़ाने के लिए उतार रही है, तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि जिन नेताओं ने आज तक विधानसभा नहीं लड़ा, जो बड़े बड़े नाम हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, अभी मंत्री हैं, वर्तमान बड़े बड़े पदों में हैं, उन्हें विधानसभा के लिए तैयार किया जा रहा है, उन्हें जबरदस्ती झोंका जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या है। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सर जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सतपाल महाराज ने ऑल टेरेन व्हीकल का भी निरीक्षण किया। बता दें कि सर जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही के लिए इसका उपयोग किया जाना है, ताकि यहां आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वहीं यहां से संचालित की जाने वाली हेली सेवा को लेकर भी पर्यटक और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर सतपाल महाराज द्वारा हेलीपैड का भी निरीक्षण किया गया। सतपाल महाराज ने कहा कि भारत का पहला कार्डियोग्राफी म्यूजियम यहां पर खोला गया है। उन्होंने कहा कि यहां से हेली सर्विस दी जा रही है, जिसकी सस्ते दरों पर लोगों को सुविधा भी दी जा रही है। जैसे आप लोगों ने देखा, यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं वो स्थानीय हैं, उन्हीं को ही ट्रेन करा जा रहा है, स्थानीय रोजगार दिया जा रहा है। नॉर्मली जो टेंडर कंडीशंस होती हैं उसमें 40-50% होता है, हमारे पास 70% से ज़्यादा लोकल एम्प्लॉय है। और अभी भी हमारी यही है, काफ़ी बच्चों की ट्रेनिंग चल भी रही है कि लोकल्स को हम इतना प्रमोट करें और उनको इतना ट्रेंड कर दें इन जगहों के लिए कि उनको अपना धरोहर समझ के वो अपनी तरीके से इसको संभालें। और यही हमारा है इसमें। और लोकल इकोनॉमी इससे इतनी रिवॉल्व हो जाएगी, जब इस लेवल का टूरिस्ट आएगा लंदन, यूरोप में और अमेरिका में इसकी प्रमोशन होगा। अभी भी आप देखिए इसकी ब्रांडिंग इतनी हाई क्वालिटी की हो रखी है, तो वहाँ से जब लोग आएंगे तो आपका लोकल जो आपका नीचे कोई मैगी वाला भी है, कोई चाय वाला भी है, उसका भी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन। देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो भवन बना है, ये भारत के अंदर पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम बना है। और यहाँ पर क्योंकि सर्वे जनरल का हेडक्वार्टर्स थे, तो उन्होंने क्या क्या देश के अंदर किया है, कैसे कैसे देश के अंदर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा है, ये सब देखने को मिल रहा है। तो लोगों का ज्ञानवर्धन हो रहा है। और राधानाथ सिकदर जी को भी हमने सम्मान दिया है, उनके नाम पर हेलीपैड को डेडिकेट किया गया है। तो वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी एवरेस्ट के ऊंचाई को नापा। और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे आने वाली पीढ़ी समझेगी कि भारत में क्या काम किया गया है। ब्रिटेन के बाद हिंदुस्तान दूसरा देश था जहाँ पर फिजिकली जंजीरों को लेकर के इसको नापा गया। और आप कल्पना कीजिए कि कैप कैमरन से लेकर के, चेन्नई से लेकर के और यहाँ तक जंजीरों से नापा गया, किस प्रकार का टेरेन था, जंगली जानवर, हाथी, बिच्छू, सांप, उन सब के बीच में से गुजरते हुए उन्होंने ये काम किया। चलिए, इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 1 दिवसीय दौरा मथुरा। कल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4 दिवसीय मेले का करेंगे उद्घाटन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म स्मृति पर मेला लगाया जाएगा। एक विशाल किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ अहम बैठक की जाएगी। श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन भी करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अमित भार्गव हमारे साथ जुड़ गए मथुरा से, उनसे जान लेते हैं। अमित, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंच रहे हैं, इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंडित दीनदयाल जी का जन्म शताब्दी समारोह कल से शुरू हो रहा है, 4 दिन दिवसीय है। और यहाँ पर पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा आएंगे। यहाँ पर एक किसान गोष्ठी को आयोजित करेंगे और उनको संबोधित भी करेंगे। और यहाँ जो किसान मेला लगाया गया है उसका भी उद्घाटन वो उनके हाथों किया जाएगा। करीब 11 बजे का उनका प्रोग्राम है कि वो 11 बजे यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद जो है इन कार्यक्रम में भाग लेंगे। और बताया जा रहा है कि जन्मभूमि मथुरा कृष्ण जन्म स्थान पर भी जाएंगे और द्वारकाधीश बांके बिहारी मंदिर भी उनका प्रोग्राम है। जी,
बिल्कुल अमित, इससे लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल बता दूं कि प्रशासन की ओर से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। करीब 2000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगाए गए हैं, जो चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे और कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के। तो वहीं हरिद्वार में पेयजल निगम की कार्यशैली से नाराज किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। अधिशासी अभियंता के ऑफिस पर धरना देने पहुंचे भारतीय किसान मोर्चा से जुड़े किसानों ने विभाग पर पानी कनेक्शन देने में लापरवाही करने और सड़कों को बेवजह नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। किसान संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हर घर जल मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें खोद दी गई हैं, लेकिन उन्हें भरने की सुध नहीं ली गई, जबकि जिन इलाकों में लाइन डाली जा चुकी है वहां कई उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। धरने पर डटे किसानों को अधिशासी अभियंता ने 1 सप्ताह के अंदर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। तो वहीं झांसी में राज्य कर विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के माध्यम से टैक्स में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है। 5000 व्यापारी 6 साल पहले जो टैक्स अदा करते हैं अब उससे बहुत कम टैक्स दे रहे हैं। इन सभी व्यापारियों को नोटिस जारी कर 6 साल पहले दाखिल किए गए रिटर्न का हिसाब मांगा गया है। साथ ही कारोबारियों को ब्याज और जुर्माने के साथ बकाया कर अदा करने की चेतावनी भी दी गई है। इससे झांसी के व्यापारियों में खलबली मची हुई है। वहीं अपर आयुक्त राज्य कर धीरेन्द्र प्रताप ने बताया कि झांसी जिले में 2000 और झांसी जोन में 5000 व्यापारियों सहित अन्य व्यापारियों को नोटिस भेजे गए हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट में झांसी जोन में एआई मॉड्यूल के बेसिस पर तथा व्यापारियों के जो डेटा उपलब्ध हैं उसके आधार पर मैच कराते हुए नोटिस जारी की गई हैं, जिसमें से झांसी जनपद के लिए अब फर्दर एक्शन के लिए जो नोटिसें जारी की गई हैं उसमें से 2039 नोटिसें जारी की गई हैं और जालौन के लिए 777 और ललितपुर के लिए 507 नोटिसें जारी की गई हैं। इस प्रकार झांसी रेंज के लिए 3323 नोटिसें जारी की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर देहात में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 2 लोगों की हत्या कर दी, जबकि परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर सपा का 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी, साथ ही हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। वहीं सपा के पूर्व मंत्री ने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को कोई मदद नहीं दी गई है। जो आर्थिक सहायता पीड़ित को मिली वो किसान दुर्घटना बीमा का लाभ दिया गया। सपा पीड़ित परिवार को 50-50 लाख की आर्थिक मदद और कृषि योग्य जमीन देने के साथ साथ परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग करती है। सपा की सरकार बनने के बाद पीड़ित परिवार को ये लाभ दिया जाएगा। वहीं घटना की जांच रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। राष्ट्रीय नेता और वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और मंत्री रहे हैं, उनके साथ हम सब लोग गए थे। लोगों का डेलीगेट्स था, वहाँ पर उनके परिवार के लोगों से मिले, एक लोगों से, और वहाँ का पूरा विस्तार से उनकी जानकारी पसंद दिया है कि भाई जिस तरह से प्रदेश में दूसरे लोगों के साथ जिस तरह से बर्ताव हो रहा अपराधियों के साथ, इसी तरह से इनके से भी साथ होना चाहिए। और पीड़ित पक्ष को जो उन्होंने लिख करके दिया है, चूँकि वो कमाने वाले 2 लोग खत्म हो गए, 2 बेटियों की शादी करनी और 4 जो बेटे हैं वो सब बेरोजगार हैं, कमाने वाले यही लोग थे। तो उसमें 50-50 लाख दोनों जो मृतक हैं उनके 50-50 लाख उनको दिया जाए। आवास जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई कर रहे सुरक्षा बलों के हाथों बड़ी सफलता लगी है। शोपिया के अलशीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। अलशीपोरा में मारे गए दोनों आतंकियों लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। इसमें एक का नाम मोरीफत मकबूल और दूसरे का नाम जाजिम फारूक उर्फ अबरार बताया जा रहा है। बता दें कि दूसरा आतंकवादी जाजिम फारूक उर्फ अबरार कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में भी शामिल था। बताते चले कि जम्मू कश्मीर को आतंकियों से मुक्त कराने के लिए सेना के जवान और पुलिस हर संभव कदम उठाते रहते हैं। इसी महीने की शुरुआत में कुलगाम में एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया गया था।
तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बाद अब विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली की एसीबी टीम ने अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया था। उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए वित्तीय गड़बड़ी करने का आरोप है। इसी कड़ी में ईडी ने आप नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर छापा मारा है। यहां जांच टीम तलाशी ले रही है। ईडी ने दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से दायर 2 एफआईआर के आधार पर कार्रवाई शुरू की है। आरोप यह है कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से नियमों का उल्लंघन करते हुए भर्ती किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने इस तरह की अवैध भर्ती के खिलाफ बयान जारी किया था। आरोप यह भी है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अमानतुल्लाह खान ने भ्रष्टाचार और पक्षपात किया है। ये भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया, जिसमें दिल्ली सरकार से मिली सहायता राशि भी शामिल है। बताते चले कि इस संबंध में एंटी करप्शन ब्यूरो ने सितंबर 2022 में अमानतुल्लाह से पूछताछ की थी। उसके बाद सूचना के आधार पर 4 जगहों पर छापे भी मारे थे। करीब 24 लाख रुपए कैश बरामद किया गया था। इसके अलावा 2 अवैध और बिना लाइसेंस की पिस्टल भी मिली थी। कारतूस और गोला बारूद भी बरामद किया गया। बाद में अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर गया था। उनके खिलाफ सबूतों और आपत्तिजनक सामग्री के आधार पर गिरफ्तारी की गई थी। बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 393 पदों पर चयनित फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र बांटे। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु भी मौजूद रहे। बता दें कि इससे पहले पिछले महीने ही मिशन रोजगार के अंतर्गत सीएम योगी ने ग्रुप डी पोस्ट का कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के 240 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी ने छापेमारी की। इस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव होने तक विपक्ष के नेताओं पर ईडी की छापेमारी होती रहेगी। महाराष्ट्र में 10 से 12 लोगों के नामों की लिस्ट ईडी के पास है। ईडी के पास अजीत पवार का केस था, एकनाथ शिंदे पर ईडी का केस था, कई नेता जेल जाने वाले थे। क्या ईडी ने उनके पास ईडी गई? जो विपक्ष में है उनके पास ईडी, सीबीआई, आईटी जाती रहेगी। ये चलता रहेगा। देखिए, जो अपोजिशन के लोग हैं प्रमुख, उनके ऊपर रेड 2024 तक होती रहेगी। महाराष्ट्र में हमने 10 या 12 लोगों का लिस्ट विद एविडेंस दिया है ईडी के पास। जरंडेश्वर का क्या हो गया? राहुल कुल के फैक्ट्री का क्या हो गया? 500 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग। दादा भूसे जो आज कैबिनेट मिनिस्टर है, लगभग 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग है। राधा कृष्ण विखे पाटिल का मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके लोगों ने सामने लाया है। आप बताइए क्या होगा उनका? अजीत पवार का केस था ईडी का, एकनाथ शिंदे का केस था ईडी का, और कितने नाम मैं गिनूं? अब हसन मुश्रिफ तो जेल जाने वाले थे और अभी भी जा सकते हैं। क्या ईडी उनके पास पहुंच रही है अभी? लेकिन जो अपोजिशन में है उनके ऊपर ईडी जाएगी, सीबीआई जाएगी, इनकम टैक्स जाएगा, जीएसटी वाले जाएंगे। ये चलता रहेगा। ये दोगली नीति है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एएमबी नेटवर्क।